वैसे तो हर 2 साल में एक्सपो का आयोजन भारत में किया जाता है, लेकिन साल 2020 में आखिरी बार आयोजन के बाद अब जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया। यह एक्सपो का 16वां संस्करण है, जिसे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। एक्सपो का आयोजन इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया, जहां पर 11 जनवरी 2023 से 18 जनवरी 2023 के बीच कार और बाइक प्रेमी पहुंचे। ग्रेटर नोएडा में हम ऑटो एक्सपो में हैं और ये ऑटो एक्सपो इस बार खास इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि 2020 के बाद 2023 के अंदर लगभग 3 साल के बाद इस ऑटो एक्सपो का दोबारा आयोजन हुआ है। और हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सियाम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर, अपना नाम बताइए। प्रशांत कुमार बैनर्जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। सर, जैसे कि 2020 के बाद 2023 में लगभग 3 साल के बाद ये ऑटो एक्सपो दोबारा आयोजन हो रहा है, तो कितना खास है सर और उसमें क्या खासियत है इस बार ऑटो एक्सपो में? पैंडमिक के बाद 3 साल में ये हो रहा है। वैसे नॉर्मली हम 2 साल में करते हैं, लेकिन कोविड के चलते इस बार 3 साल का अंतराल आ गया। इस बार सबसे बड़ी बात है कि सस्टेनेबल मोबिलिटी पे फोकस रहा है, इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत गाड़ियाँ इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रही हैं। और एक बहुत नया एक पहल है बायोफ्यूल इनिशिएटिव्स का, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है कि हमें एथेनॉल की पैदावार बढ़ाकर उसको ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करना है, जिससे कि फार्मर की इनकम भी डबल होगी, उसमें हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ग्लोबल वार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एथेनॉल का जो बेहतर तरीके से यूज़ करने से हमें बेनिफिट मिलता है। उसके लिए हॉल नंबर 1 में आप देखेंगे जैविक पहल का एक सायम का एक बड़ा ही नोबल इनिशिएटिव है। इलेक्ट्रिफिकेशन पे विद्युतीकरण के नाम पर भी हम लोगों ने कोशिश की है कि इलेक्ट्रिफिकेशन रियल तरीके से हो। और जो नई गाड़ियां आ रही हैं, बहुत से मॉडल 75 मॉडल्स लॉन्च हुए हैं और 114 के आसपास एग्जिबिटर्स ने पार्टिसिपेट किया है। और प्रतिदिन जिस तरीके से हमने देखा कि 1 लाख के आसपास और उससे भी ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इसमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है लोगों का। और सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ जो एक कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया आगे बढ़ रही है, वो एक बड़ा हर्ष का विषय है हम सबके लिए। सर, एक सवाल है जो अक्सर, जैसे कि पूरा वर्ल्ड इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ रहा है, तो आपको लगता नहीं थोड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो रेट्स है वो और थोड़े नीचे आने चाहिए? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आज की डेट में 40 से 50% जो व्हीकल की प्राइस है वो बैटरी की है, और बैटरी की प्राइसिंग के ऊपर एक्चुअली कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ डिपेंडेंट। तो उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि पहले 5 साल पहले $1000 में एक्चुअली 1 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती थी, जो अभी $100 से भी नीचे आ गई है। तो कंटिन्यूस इनोवेशन हो रहा है और हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, बैटरी की टेक्नोलॉजी में भी नए नए अनुसंधान होंगे और उससे नई टेक्नोलॉजी के चलते बैटरी की कॉस्ट कम होने वाली है। क्योंकि अभी गडकरी जी ने कहा था कि हमारी पूरी कोशिश है कि रेट और नीचे आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खरीद सकें और जो ग्लोबल वार्मिंग पर उसे कंट्रोल हो सके। ये तो बहुत ज़रूरी है कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ कस्टमर तभी होगी जब वो एक टीसीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैटरी की कॉस्ट कम होने पर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की विदाउट सब्सिडी अगर लेवल नॉर्मल आईसी इंजन के लिए बराबर आ जाएगी, तभी उसकी ज़्यादातर लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। सर, जैसे कि आप टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बहुत सारी अभी खबर आई है कि बैटरी फट गई चार्ज करते वक्त, तो थोड़ा सा इस तरह भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये बात तो सच है कि जो रिसेंट इंसिडेंसेस हुए हैं, थर्मल इंसिडेंट, उसमें कुछ क्षति भी हुई है जान माल की, वो बहुत दुखद है। उसके लिए सरकार ने तुरंत ही एक्शन लिया है और उन्होंने एक कमेटी बनाकर 18 से 20 इंटरवेंशंस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में किया है कि क्या क्या सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, और उसको इमीडिएटली उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो उसके चलते ऐसा हुआ है कि जो बैटरियां इंपोर्ट होकर आ रही थी, जिसकी क्वालिटी कंट्रोल में ज़्यादा पैमाने पे मतलब बंधन नहीं लगा था, अब ये सुनिश्चित किया गया है कि जो भी बैटरी लगेगी गाड़ियों में, उसका पूरा ट्रेसेबिलिटी हो और वो कहाँ से आ रही, कैसे आ रही है, उसमें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके का लग रहा है, और अगर उसमें फायर लगने की अगर कोई संभावना होती है तो उसका अलार्म पहले से बच जाना चाहिए। उस तरीके की सारी व्यवस्था कर दी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे इस तरीके के इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, और कॉन्फिडेंटली जो ऑफरिंग होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो बड़ी सुरक्षित होगी। सर, कुछ खास संदेश देना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगा कि मोबिलिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है देश के आर्थिक विकास के लिए, और उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो लोगों से यही उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलिटी सर्विसेज यूज़ करेंगे और देश के विकास में अपना सहयोग करेंगे। और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ऑटो एक्सपो की थीम एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी रखी गई। इस थीम के तहत ज्यादा सुरक्षित, साफ, ग्रीन और भविष्य में आने वाले वाहनों को दिखाया गया। इस इवेंट के दौरान इंटरनल कंबशन इंजन, सीएनजी, एलएनजी, एथेनॉल से चलने वाले फ्लेक्स वाहन, हाइड्रोजन तकनीक से चलने वाले वाहनों के प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन उत्पादों को पेश किया गया। तो आपको बता दें, हम ऑटो एक्सपो 2023 में आज हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो एथेनॉल पेविलियन है, ये इसलिए भी खास है क्योंकि पेट्रोल का अब तक विकल्प ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो पेट्रोल का विकल्प एथेनॉल देखा जा रहा है, जो कि जो आगे व्हीकल आ रहे हैं वो बायोफ्यूल व्हीकल होंगे, जिसके अंदर एथेनॉल से भी गाड़ी चलेगी और पेट्रोल से भी चलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम इस पेविलियन में जाते हैं और क्या खास है इसके अंदर, अंदर जाके देखते हैं। आइए। तो देखिए हम इस ऑटो के अंदर हैं, जो कि ये ऑटो भी जो भविष्य है उसकी ओर है, क्योंकि ये भी एथेनॉल से चलेगा। और आपको बताऊं तकनीक कितनी आगे एडवांस हो गई है। कार के साथ साथ, बाइक के साथ साथ ये ऑटो भी अब सड़कों पर एथेनॉल का दौड़ेगा। और आइए कुछ लोग हैं हमारे से, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का भविष्य एथेनॉल का देश के अंदर है। और अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मयंक शुक्ला, मैं आया हूँ अयोध्या से और यहाँ देखा एक्सपो मार्ट में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा दिखा, जिस हिसाब से कि यहाँ पे मोदी जी का जो एक सपना था कि देश आत्मनिर्भर बनेगा और आत्मनिर्भर जैसा लग भी रहा है। किसानों के लिए बड़ा फ़ायदा है एथेनॉल से। अगर गाड़ियाँ चल रही हैं तो यहाँ पेट्रोल के दाम जो बढ़ते चले जा रहे हैं पब्लिक के लिए, उसकी बड़ी कि पब्लिक को ये होता है कि यार पेट्रोल के दाम बड़े बढ़ गए, यार गाड़ी में मुझे पेट्रोल डालने की बनी। लेकिन ये देश का विकास के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था भारत की हो सकती है इससे, एथेनॉल से, अगर गाड़ियां चलना शुरू हो गई। किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। किसान बेचारे उनके अनाज सही तरीके से नहीं बिक पा रहे हैं आजकल, तो किसान भी रोता है कि एक प्रकार से ये हमारे अनाज साहब नहीं बिक पा रहे हैं, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। तो वहाँ पे किसानों का ये एक चेहरे में खुशी है कि हाँ कि साहब आज हमारे गन्ने का खेत है, आज गन्ने का खेत है, वो भी गवर्नमेंट लेगी, उससे गैस बनाएगी और जो भी करेगी गाड़ी उससे चलेगी। तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही उचित होगी। नितिन गडकरी जी भी अभी आए थे, उन्होंने भी कुछ दिन पहले ही अभी एथेनॉल के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी कि इससे भारत को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और जैसा कि आज मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत जिस हिसाब से ये अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है भारत के लिए, ये हमारे लिए बहुत ही भविष्य के लिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो पेट्रोल है वो इस टाइम ऐसी हालत में है, पेट्रोल का रेट अगर ये देखिए, इसके बारे में आपको ज़रूर ध्यान होगा। पेट्रोल के रेट इतने आसमान पे पहुंच गए हैं कि जिसका आम आदमी अपनी गाड़ियां निकालने में कतरा रहे हैं। और इसका एकमात्र विकल्प है एथेनॉल। एथेनॉल अगर आएगा तो जो पेट्रोल से जो परेशानी है, जो पेट्रोल के रेट है, उस पर कहीं हद तक लगाम आ पाएगा और जनता को काफ़ी आराम मिलेगा। आइए कुछ लोग इनसे बात करते हैं। सर, कैसा देखते हैं एथेनॉल जो है पेट्रोल का विकल्प आने वाले भविष्य में, तो आपको क्या लगता है कि कितना फ़ायदा पहुंचेगा आम जनता को? फ़ायदा तो बहुत पहुंचेगा इससे, काफ़ी लोग इस पर मूव करेंगे पेट्रोल से। और गडकरी जी ने भी कहा है कि आने वाले टाइम में डीजल पेट्रोल सब बंद ही हो जाएंगे अप्रॉक्स, तो एथेनॉल पे ही मूव करेंगे सभी लोग। सर, पेट्रोल के रेट इतने ज़्यादा है, कहीं ना कहीं परेशानी तो आई? जी बिल्कुल परेशानी है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो आपके पास गाड़ी है अपनी? नहीं, मेरे पास बाइक है। वो भी पेट्रोल से तो चलती है? पेट्रोल से चलती है, गाड़ी लेने के लिए भी सोचना पड़ रहा है अभी। देखिए यही बात है, पेट्रोल इतना महंगा है कि आम लोग गाड़ी लेने के लिए भी 10 बार सोचते हैं। तो विकल्प देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने और नितिन गडकरी ने साफ तौर पे पहले ही बता दिया था कि हम एथेनॉल की तरफ मूव करेंगे। और आइए और लोगों से बात करते हैं, ऐसा और लोग भी हैं कि सर आपको क्या लगता है एथेनॉल जो भविष्य है, इसका कितना भविष्य है और पेट्रोल का विकल्प के रूप में इसको देखा जा रहा है? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्टिंग ऑफ द फ्यूल ये डिपेंड करता है। जैसे अगर अभी पेट्रोल हम देखें, हर किसी के मतलब रिचेबल है, पॉसिबल है हर चीज़ को परचेज करना। अब इथेनॉल फ्यूल भी उसका अभी कॉस्टिंग जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी महंगा है वो। तो इन कंपेरिजन टू जैसे सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल, उसके कंपेयर तो अभी करंट सिनेरियो में तो महंगा ही जाने वाला है।
लेकिन इथेनॉल का अगर प्राइस कम होता है तो सब द बेस्ट सब्स्टिट्यूट है वो। क्योंकि नितिन गडकरी ने कहा है कि जो किसान है और उनकी फसल का जो वेस्ट है और गन्ना है उससे एथेनॉल बनाएंगे, जिससे जो पेट्रोल के दाम है उससे इसका दाम कम होगा। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, लेकिन उस प्रोसेसिंग में भी तो जो कुछ ना कुछ पैसा खर्च होगा ना। मेन जो होता है प्रोसेस, जब पेट्रोल क्रूड ऑयल सस्ता है, लेकिन उसको प्रोसेस करने में, उसको फिल्टर करने के बाद जो पेट्रोल या डीजल जो भी हमें फ्यूल मिलता है, कॉस्टिंग उसकी वजह से उसकी रेट बढ़ती है। तो वो अब नितिन गडकरी ने बोला है, बहुत अच्छा एस्पेक्ट वो लेके आए हैं, लेकिन अब लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। सर 98 रुपये के आसपास पेट्रोल है, तो इस पे आपकी लाइफ में, आम जनता की लाइफ में कितना भारी असर पड़ता है और इसकी वजह से चीज़ें भी महंगी होती हैं और आम जनता की पॉकेट पर असर पड़ता है। तो इसका विकल्प आपको क्या लगता है कि पेट्रोल पे जो विकल्प है इसका, जैसे नितिन गडकरी आप कह रहे हैं कॉस्टिंग जो है वो, जबकि आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल कम है फिर भी रेट पेट्रोल के ज़्यादा है। हाँ, तो वो तो बताया ना, वो तो देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट कितना लगाती है, ठीक है ना। और अपना लेबर टैक्स रहता है, मतलब काफ़ी सारी जो प्रोसेसिंग में जो टैक्स लगता है, अपना GSTs होती हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए वो तो हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं, वो डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। चंद्र प्रकाश। देखिए सही कहा चंद्र प्रकाश जी ने कि अगर एथेनॉल आता भी है लेकिन उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है और मार्केट में उसका प्राइस क्या आता है, तभी ये पेट्रोल के विकल्प के रूप में देखा जाएगा। देखिए एथेनॉल पेविलियन में है और हम इसकी ज़्यादा जानकारी और कितना खास रहेगा भविष्य के लिए, आम जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा, पेट्रोल के विकल्प में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, क्या गाड़ियाँ रोड पे कब आ पाएंगी, इसकी ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है इस पेविलियन के होल डायरेक्टर। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम है प्रदीप पवार। तो सर क्या खास है इस एथेनॉल पेविलियन में? इथेनॉल पवेलियन में यहाँ पर हमने इथेनॉल पवेलियन बनाया है कि लोगों को इथेनॉल के बारे में पता चल सके। सबसे पहले तो इथेनॉल है क्या? इथेनॉल एक अल्कोहल है जिसको हम फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि पेट्रोल एक फ्यूल है, डीजल एक, ऐसे ही एथेनॉल भी एक फ्यूल है जिसको पेट्रोल के साथ हम ब्लेंड करते हैं, कुछ % मिलाया जाता है, फिर उससे गाड़ियाँ चलती है। तो ये इथेनॉल पवेलियन ऑटो एक्सपो में हॉल नंबर 1 में इस बार बनाया गया। इसमें पूरा इथेनॉल के बारे में बताया जाएगा। इसमें काफ़ी स्टॉल है जो इथेनॉल से जुड़े हुए हैं। तो जो गाड़ी मैं अपने पीछे देख पा रहा हूँ और जनता को भी दिखाना चाहूँगा, ये गाड़ी बायोफ्यूल है। हाँ जी, ये बायोफ्यूल है। इसे फ्लेक्स फ्यूल भी बोलते हैं, बायोफ्यूल है। मतलब इसमें एक से ज़्यादा फ्यूल से गाड़ी चल सकती है। तो ये गाड़ी कब तक मार्केट में आ जाएगी? जी, ये तो अभी कंपनी डिसाइड करेगी। अभी इस गाड़ी को बनाने का मकसद यहाँ पे लगाने का ये है कि लोगों में जागरूकता बढ़े कि एथेनॉल से भी गाड़ियाँ चल सकती है। अभी लोगों को पता नहीं है कि एथेनॉल है क्या चीज़, तो इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये गाड़ी को भी यहाँ लगाया गया है। तो ये बताइए एथेनॉल से देश को क्या फ़ायदा होगा? एथेनॉल से अगर हम देखें टेक्निकली, अगर मैं बताऊं आपको, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूं, तो सबसे पहले तो फ्यूल एमिशन पे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि जो नॉर्मल पेट्रोल से गाड़ियां चलती है उससे इतना ज़्यादा जो हमारा कंबशन होता है उससे इतना ज़्यादा एमिशन होता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर हम एथेनॉल से गाड़ी चलाएंगे तो हमारा फ्यूल एमिशन बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो सबसे ज़्यादा घातक है आज की डेट में, वो बहुत कम हो जाएगा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कम हो जाएंगे, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कम हो जाएंगे। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि एमिशन सबसे कम होगा। आइए चलते चलते बात करते हैं और आप बताते रहिए, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ पूरा पेविलियन घूमना चाहेंगे और दर्शकों को इसके लिए जागरूक करना चाहेंगे। बताइए जी, अगर जैसा मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा फायदा इसमें एमिशन के लिए एथेनॉल को अडॉप्ट करने का ही मकसद ये है कि इससे हमारे को फ्यूल एमिशन में जो है सबसे ज़्यादा फायदा मिले, ताकि एमिशन कम से कम हो, रिड्यूस हो जाए, ताकि कम से कम हो जाए। इसमें हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कम हो जाएगा, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक है, घातक है हमारे लिए। उसका एमिशन बहुत कम हो जाता है इसमें, उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा इसमें। ये बाइक भी देख रहा हूँ, ये भी एथेनॉल है। हाँ जी, ये बाइक भी एथेनॉल है। ये TVS की बाइक है, ये भी एथेनॉल है। ये E85 है। इट मीन्स इसमें 85% एथेनॉल ब्लेंडेड है पेट्रोल के साथ में। ये अभी यहाँ पे लगाई गई है, पर अभी मार्केट में ऐसी नहीं है। कुछ आइडिया है कब तक मार्केट में आ पाएगी? ये तो अभी हमें नहीं पता चलेगा। अच्छा, एक मेरा सवाल है जो मैं पूछना चाहता था, जो पावर पेट्रोल में रहती है क्या एथेनॉल में भी उतनी पावर रहेगी? अगर बिल्कुल डीप नॉलेज में देखें तो उतनी एग्जैक्ट उतनी तो नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत पावर कम हो जाती है एथेनॉल से। लेकिन अगर कंपैरेटिवली फ़ायदा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा एमिशन पे इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इनकम्प्लीट कंबशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इसमें, इसलिए पावर को हम कम भी हो रही है तो ओवरऑल हमें परफॉर्मेंस ज़्यादा ही मिलेगी, फ़ायदा ही होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ यामा ने भी अपनी एथेनॉल बाइक निकाली है। हाँ जी, यामा ने भी एक बाइक निकाली है, फेजर बाइक। ये भी एथेनॉल ब्लेंडेड है। यहाँ पे जितनी भी डिस्प्ले में बाइक है सब एथेनॉल ब्लेंडेड है, मतलब पेट्रोल में इथेनॉल डलेगा। अगर आप देखोगे ये सभी एथेनॉल से है।
इसके मैनुअल में अभी इन्होंने लगाया नहीं है, इनके मैनुअल में है, अगर QR कोड को स्कैन करेंगे तो इसकी सभी स्पेसिफिकेशन हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। और कोई खास बाइक यहाँ पे आप दिखाना चाहते हो हमें, या कोई बाइक यहाँ पे- कन्वेंस और कौन सी कंपनी की बाइक है? बाइक हमारे यहाँ पर हीरो की है, होंडा की है, सुजुकी की है, सभी कंपनियों ने अपनी अपनी मॉडल यहाँ पे लगाए हुए हैं। सब पे मेंशन किया हुआ है कि ये कितने ब्लेंडेड है, कितना % इसमें एथेनॉल होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पल्सर के लिए सारी इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि इसमें फ्लेक्स फ्यूल के यूजेज रेंज क्या है। E0 से E85 तक हम इसमें रेंज को यूज कर ये सकते हैं। E85 का मतलब ये होता है कि 85% एथेनॉल ब्लेंड है पेट्रोल के साथ, पेट्रोल के यानी साथ, 15% पेट्रोल है इसमें। 15% बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये E85, E90, E70 इस रेशियो का मतलब होता है रेंज का कि जो एथेनॉल है वो इतना % फ्यूल के पेट्रोल के साथ ब्लेंड है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं, दर्शकों को दे रहे हैं। तो ये बजाज की गाड़ी, जैसे कि आप देख सकते हैं बजाज की इस पल्सर पे पेट्रोल के ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये E85 फ्लेक्स फ्यूल से चलेगी, ताकि ये देखिए लिखा है पेट्रोल E85 चल सके कि ये इथेनॉल से चलने वाली बाइक है। अच्छा, तो आप ये बताइए जैसे पेट्रोल के अंदर ब्लेंड हो रही है तो इसमें धीरे धीरे तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा अगर उसका कंजप्शन की बात करें। जी सर, अगर आप इसको सोचें तो इस एथेनॉल का फायदा ही है। अभी तक हमारा 100% पेट्रोल यूज हो रहा था गाड़ी में, अब हम कुछ % एथेनॉल यूज करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं हमारे पेट्रोल का कम यूज हो जाएगा। हमें बाहर देश से पेट्रोल कम लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमें पेट्रोल की कम जरूरत पड़ेगी। बताते जी, हमें पेट्रोल की कम ही जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस बात में कोई दो राय नहीं कि अब हमें पेट्रोल बाहर देश से कम ही लेना पड़ेगा, निर्यात कम करना पड़ेगा और हमें इथेनॉल होगा। इथेनॉल जो कि पूरी तरह से हमारे देश में ही बनाया जाता है। किसान, जैसे कि किसान को एक अन्नदाता बोला जाता है, अब किसान को ऊर्जादाता भी बोला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान ही शुगर केन से जो है इथेनॉल बनता है, बीट रूट से बनता है, कॉर्न से बनता है, मेज से बनता है, तो इसको हमारा किसान ही उगाता है। तो आज से हम ये कह सकते हैं कि किसान अन्नदाता के साथ साथ एक ऊर्जादाता भी है। देखिए पीछे ये सब साइकिल बता रखी है, तो ये क्या लिखा, एथेनॉल पेविलियन एन इनिशिएटिव बाय द साइम फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, और इसके अंदर बताया कि डेट ऑर्गेनाइज, थोड़ा आप बताइए। जी, ये सब टेक्निकल है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा जो बड़ा इशू है, तो एक कार्बन साइकिल इन्होंने बताई हुई है कि जैसे हमने एक टारगेट रखा हुआ है नेट जीरो का, कि हमारे यहाँ पे एमिशन का टारगेट नेट जीरो हो जाए, जीरो एमिशन हो जाए। उसी के लिए साइकिल है कि किस तरीके से कार्बन जो है कैसे बनता है, किस कार्बन साइकिल के बारे में बताया गया है इसमें सारा का सारा। अच्छा, मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन से। देखिए यहाँ ये लिखा है कि हमारे देश का अन्नदाता, दूर से लो, हमारे देश का अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बनेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अब तक किसानों को सिर्फ खेती उगाने के लिए ही के रूप में देखा जाता था, और अब उनका जो भविष्य है बिजनेस को लेके कहें और देश की प्रगति में योगदान को लेके कहें, वो बहुत ज़्यादा है। और देखिए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा अन्नदाता अब ऊर्जादाता बनेगा, यानी कि एथेनॉल जो फसल है उसके वेस्ट से भी बना, इससे किसानों की जो स्थिति वो सुधरेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सुधरेगी इससे। जैसा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये अन्नदाता के साथ अब ऊर्जादाता भी बनेगा। इसका मकसद यही है कि ये कहीं ना कहीं ऊर्जा भी देगा। अब जैसा कि इथेनॉल से हमें एक फ्यूल है इथेनॉल, हमें एक फ्यूल मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिसको हमारा किसान गन्ना उगाएगा, जिससे हम कंपनियां हैं IOCL, BPCL, HPCL टेस्ट करती हैं, इससे एथेनॉल बनता है। उस एथेनॉल से गाड़ी चलेगी तो वो ऊर्जा दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं हमें बाहर देश से पेट्रोल नहीं मंगाना पड़ेगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, किसान की इनकम बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, इससे हमारे किसानों को फायदा मिलेगा। इसीलिए ही बोला गया किसान अब ऊर्जादाता भी बनेगा, क्योंकि इथेनॉल को बढ़ा, इसीलिए। तो देखिए, प्रदीप जी ने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, एथेनॉल के फ़ायदे बताए, एथेनॉल से देश का भविष्य कैसे सुधरेगा वो बताया, किसान का कितना बड़ा योगदान रहेगा वो बताया। तो आप ही देखिए, जो एथेनॉल है उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। देखिए, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सरकार ही नहीं, पब्लिक भी एथेनॉल को लेके बहुत जागरूक है और बहुत एक्साइटमेंट है कि कब एथेनॉल की गाड़ियाँ सड़क पे आएंगी और हमें पेट्रोल से निजात मिलेगी। यहाँ पे कुछ और लोग भी आइए बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। पवन कुमार। सर, मैं देख रहा हूँ कि लोग भी काफ़ी जागरूक है इथेनॉल को लेके और बहुत एक्साइटेड है कि कब गाड़ियाँ यहाँ पर आएंगी, क्योंकि जो पेट्रोल के दाम है उससे सब परेशान है। तो थोड़ा भविष्य आपको क्या लगता है इथेनॉल का क्या रहेगा? देखिए, आने वाले समय में देयर इज नो डाउट कि इथेनॉल का भविष्य तो रहने ही वाला है, बिकॉज ये जो एक बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल जिसे बोले तो मतलब एक जैविक फ्यूल है। तो ये एक किसान जो खेतों में अनाज उगाता है तो उसको डिस्पोज करके ये फ्यूल बनाया जाता है।
तो अभी जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो पहल उठा रहे हैं, बिकॉज हम लोग अभी बहुत मात्रा में पेट्रोल को जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आने वाले फ्यू टाइम में जब हमारा ये डेवलप हो जाएगा फुल तरीके से इथेनॉल, बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट जो है वो E10 अगर हम बोलते हैं तो इथेनॉल 10%, जिसमें 10% तो इथेनॉल होगा और 90% पेट्रोल होगा। तो अच्छा सर, एक बात मैंने सुनी थी, जैसे पेट्रोल पंप पे हमें कभी पता लगता था कि पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाया, तो हम कहते थे मिलावटी पेट्रोल दे दिया हमें, तो शुरू से एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में? नहीं, ये बेसिकली क्या है, पहले हमारा जो है जब BS4 व्हीकल्स होते थे उस टाइम पे E0 पेट्रोल मिलता था। E0 मतलब प्योर पेट्रोल। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने 2006-07 से E5 पे रीच किया, जब हम BS6 में आए, और अभी जो है E10 पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कंट्री में E10 का मतलब 10% हम अचीव कर चुके हैं, और अभी हम E20 की तरफ जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है 2025 तक E25 पे हम E20 पे हम पहुंच जाएंगे। तो सर कई मैंने यहाँ पे बाइकों पे और उस पर देख रहा हूँ E85 लिखा हुआ, वहाँ तक कब पहुँचेंगे? E85 गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, तो होपफुली आने वाले मतलब 6-7 सालों में हम E85 का E100 भी अचीव कर पाएंगे। जिस तरह से गवर्नमेंट आगे कदम बढ़ा रही है, और हम जितने भी ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर वेरी कीन टू पुट अप द इथेनॉल इन द बाइक्स। तो सर मैं आज आपसे माध्यम से समझ पाया हूँ B6 के अंदर E10 होता है। यस, अभी जो कॉमर्शियल फ्यूल मिल रहा है ना पेट्रोल पंप पे, वो E10 मिल रहा है हमें, जिसमें 10% इथेनॉल मिला हुआ है। तो देखिए जनता कितनी जागरूक है, E10 अब कितने % मिल रहा है, और आगे आने वाले भविष्य में कितना % एथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिलेगा, लोग खुद भी जागरूक है, होना भी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल जो है धीरे धीरे धरती से कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से उसके दाम बढ़ रहे हैं, और अगर वो उसकी कंजप्शन कम होगी, जाहिर सी बात है कि उसके दाम भी अपनी सही जो उसकी है वहाँ पे आ जाएंगे, और एथेनॉल की वजह से ये ज़रूर संभव होगा। उससे मतलब प्राइस तो कम होंगे ही होंगे, और साथ में क्या है कि हमें एक शुद्ध वातावरण भी मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी शुद्ध वातावरण। आज दिल्ली और NCR के अंदर आदमी ढंग से सांस नहीं ले पाता, सांस लेने के लिए आउटिंग करने के लिए पहाड़ पे जाता है, तो सही कहा, हमें एक बहुत ज़रूरी है साफ़ हवा की, जिंदा रहने के लिए, मन की शांति के लिए, दिमाग की शांति के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए अब तक हमने आपको बताया कि एथेनॉल के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से उसकी कार सड़कों पर कब आ पाएगी, लेकिन एक चीज़ और है कि एथेनॉल की अभी क्या उपलब्धता है देश के अंदर, और आगे भविष्य के अंदर ये कैसे अधिक मात्रा में उपलब्ध हो पाएगा, जिससे कि पेट्रोल पे ये तो ख़त्म करके पूरी तरह एथेनॉल देश को मिल पाए। ज़्यादा इसके बारे में बताने के लिए टेक्निकल हमारे साथ हैं इंडियन ऑयल कंपनी के, ये खुद ही बताएंगे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार कासलीवाल है, मैं DGM TPF हूँ, इंडियन ऑयल R&D में कार्यरत। और जैसा आप बता रहे हैं, इथेनॉल के लिए इथेनॉल के बहुत फ़ायदे हैं। इथेनॉल को ऐड करने से पोल्यूशन में कमी होती है, और जो किसानों की प्रॉब्लम है पराली जलाना वगैरह, तो जितने भी पराली वगैरह जलाने की बजाय उसको हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई है इंडियन ऑयल R&D के द्वारा। उसमें एक साइमल्टेनियस सैक्रिफिकेशन होता है, जिसमें सैक्रिफिकेशन और फर्मेंटेशन साथ में किया जाता है, और उसकी वजह से ये पूर्ण तरह जो टेक्नोलॉजी है पूर्ण आत्मनिर्भर भारत टेक्नोलॉजी में कही जाएगी, और इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत कम आएगा। और जहाँ तक रही ब्लेंडिंग की बात, तो गवर्नमेंट ने 2018 में पॉलिसी बनाई थी कि 20% तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग गैसोलीन में कर सकते हैं, जिसको 2030 तक पूरा करना था। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो पिछले साल पॉलिसी निकाली गई है, अब ये 20% की जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, अब हमें ये 2025 तक पूरी करने जा रहे हैं। और इसी के लिए काफ़ी प्लांट इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL के आने वाले समय में अवेलेबल रहेंगे देश में, ताकि हम 20% की जो निर्धारित सीमा की गई है 2025 तक, उसको पूर्ण कर सकें। और इससे जो हमें पोल्यूशन की प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी, और मतलब सोशली इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द कंट्री एज वेल। तो सर इससे किसानों की जो इस टाइम स्थिति है वो भी, उसमें भी सुधार आ पाएगा? जरूर जरूर किसानों की स्थिति में सुधार आएगा, और इससे क्योंकि इट इज़ ए वैल्यू प्रोपोजिशन, वी आर कन्वर्टिंग द रेसिडुअल इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट which can be blended into premium products like gasoline, and also government has taken initiatives to blend it up to 20%। and और आप यहाँ पे ऑटो एक्सपो में भी देख रहे हैं कि इतने सारे गाड़ियाँ नई लॉन्च की गई है, जैसे ऑटो फ्यूल पूरा इथेनॉल पेविलियन ही है। अब लोग बोलते हैं सारा माहौल इथेनॉलमय हो गया है, लेकिन उस दृष्टिकोण से तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर देश में गाड़ियों की संख्या का वातावरण अगर इथेनॉलमय हो जाए,
माने कि अगर हम 100% इथेनॉल से भी गाड़ी चलाएं, जो कि फ्लेक्सी फ्यूल इंजन व्हीकल से पॉसिबल होगा आने वाले समय में, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी उसको कोशिश कर रही है कि सारी गाड़ियां नई नई लॉन्च कर रही हैं, उसमें कि गाड़ियां भी इथेनॉल से चलेगी, तो पोल्यूशन की में लगभग 20 से 30% की हिस्सेदारी कम होगी। और उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी है कि जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें भी फॉरेन एक्सचेंज में हमें सेविंग होगी। तो सर गन्ना चीनी के लिए जाना जाता था, गुड़ के लिए जाना जाता था, अब गन्ना एथेनॉल के लिए भी जाना जा रहा है। सर गन्ने का वेस्ट जो भी है, जैसे धरती माता कहती है भाई, धरती से जो चीज़ें उपजाऊ होती है, देर इज़ सफिशिएंट फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। तो जो भी चीज़ बनी है उसका वेस्ट टू वैल्यू प्रोडक्शन तो होता ही होता है। और ज़रूर जैसा आपने कहा है कि गन्ना है तो गन्ने का कण कण इस्तेमाल में है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड का पोल्यूशन ज़रूर कम होगा। और हमने एक और टेक्नोलॉजी है जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है जैसे गैसेस वगैरह में, तो उसको हम 3G इथेनॉल बोलते हैं। तो 3G इथेनॉल मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस से निकल रही हैं उसको भी हम इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब आने वाले समय में जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस मात्रा में हो रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी हम इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए पहली बार ये पहल की गई है, और इसका प्लांट अभी पानीपत में आने वाला है। और कुछ दिनों में मतलब अगले महीने तक वो प्लांट भी शुरू हो जाएगा, जिससे हमें 100 KL पर डे इथेनॉल की प्राप्ति होगी। सर एक आखिरी सवाल, जैसे कि आपने कहा कि जो सरकार ने डेडलाइन दी 2025 दी है, तो क्या हम उस डेडलाइन पर जो पूरा कर पाएंगे? सर ऑलरेडी हम लोग 10 से 12% तो मिला ही रहे हैं। हमारे पास जो गवर्नमेंट ने मैंडेट दिया है उसकी डेडलाइन को हम समय निर्धारित सीमा से पहले ही प्राप्त कर लेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सरप्लस होगा उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कार्बन उत्सर्जन में कमी करके हम किस तरीके से दूसरे पदार्थों में भी मिला सकें, ताकि जितना हो सके किसान भाइयों को उसमें हमें अपना सहयोग दे सकें। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ऑटो एक्सपो के हम हॉल नंबर 3 के अंदर हैं, जहां पर हुंडई का ये स्टॉल है। और देखिए मेरे पीछे जो आप कार देख सकते हैं ये शाहरुख खान ने लॉन्च करी है, और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। सुनील जी, कुछ क्या खास है इस कार के बारे में जिसको शाहरुख खान ने लॉन्च करा, बताइए। ये एक ऑल इलेक्ट्रिक कार है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कार्बन फुटप्रिंट्स कम करती है, और इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है। इट गिव्स यू 631 किलोमीटर वन चार्ज। इसका दूसरा बेस्ट फीचर है व्हीकल टू लोड। आप इसमें प्लग इन करके अपने डिवाइसेस को पावर कर सकते हो। जैसे आपका कोई होम अप्लाइंसेस है, आपको कहीं पे कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना है, आप ये हमारी V2L जोन जो है सामने, वहाँ पर जाकर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसको, इस फीचर के बारे में। वहाँ पर अभी एक परफॉर्मेंस होने वाली है रॉक बैंड की, जो कि एंटायरली कार से पावर हो रहा है, उनका पूरा इंस्ट्रूमेंट, एम्पलीफायर एंड स्पीकर्स एवरीथिंग। सर इसका प्राइस क्या है? Approx 45 lakh for first 500 customers, and post that it's 62 lakh. And for more information you can go back to the Hyundai people, they will give you more clarity. तो सर ये कब तक सड़क पे आ जाएगी? It's already launched. ओके, ये देखिए लॉन्च है, और इसकी जो खास बात है वो सर ने हमें बताई। Come to me, slow from me towards me, yeah. I'm following you, take me up into the sky. देखिए जो जिस कार के पास में खड़ा हुई है आईओनिक 5 है, जिसको शाहरुख खान ने लॉन्च किया था। इसकी ज़्यादा जानकारी है, उसमें क्या क्या फीचर है, आप गाड़ी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी शानदार ये गाड़ी है।
और ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। सर इधर आइए, अपना नाम बताइए। मोहक। शाहरुख खान ने इसको लॉन्च करा है, अगर किंग खान ने इसको लॉन्च करा है, कुछ ज़्यादा ही खास बात होगी तो बताइए इस कार के बारे में। सर सबसे खास बात इसकी ये है कि ऑन अ सिंगल चार्ज इट कैन गिव यू 631 किलोमीटर्स। देखिए 600 किलोमीटर वन चार्ज पे, बहुत ही शानदार। और अगर आप कमर्शियल चार्ज यूज करोगे तो इट चार्ज फ्रॉम 10 to 80% इन ओनली 21 मिनट्स। 21 मिनट में, सिर्फ 21 मिनट में 10 से 80% चार्ज। एंड इफ यू बाय द कार विल गिव यू अ 11 kilowatt charger which will be installed at your place free of cost and it will take you only 6 hours 55 minutes to charge the whole thing for 631 kilometers basically overnight। एक रात में आप इसको 630 किलोमीटर चार्ज कर सकते हो। तो क्या प्राइस है इसका? इसका प्राइस अभी 44,09,099 है एक्स शोरूम। अच्छा, अगर अभी मैं खरीदने जाऊं तो क्या प्राइस पड़ेगा? तो यही पड़ेगा अभी तो, ये बेस्ट प्राइस है अभी के लिए। अच्छा, कुछ स्कीम भी है फर्स्ट 5,000 में? तो उन्हीं के लिए इस प्राइस है। अच्छा, ये लॉन्च प्राइस 45 लाख का उन्हीं के लिए है। बहुत मुबारक हो इस कार के लॉन्च करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इस दौरान 5 ग्लोबल प्रीमियर के साथ 75 से ज्यादा वाहनों को लॉन्च किया गया। एक्सपो में शामिल होने वाली कुछ प्रमुख कंपनियों में मारुति सुजुकी, हुंडई, किया, एमजी, टाटा, टोयोटा, अशोक लेलैंड, जेबीएम, एसएमएल, आयशर, हीरो मोटर, टीवीएस, होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया, बजाज ऑटो, यामा मोटर इंडिया, सुजुकी मोटरसाइकिल आदि कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा मर्सिडीज और महिंद्रा जैसी कुछ कंपनियों ने इस साल ऑटो एक्सपो से दूरी बनाई रखी। रिपोर्टर आलोक मैसी, कैमरा पर्सन मोबेट मैथ्यू, वी नेशन न्यूज।